हेलो नमस्कार दोस्तों। आज यूटेरिया का बिहार दरोगा का वॉल्यूम 3 का सेट नंबर 3 की ओर आ रहे हैं दोस्तों। सेट नंबर 4 से लेकर के 15 तक हो चुका है, जिसका लिंक हमारे वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप चाहे तो वहां से देख सकते हैं। अगर इन सभी सेट का दोस्तों फुल सेट का पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल ABC विद सुमन के साथ जरूर जुड़े। वहां पर आपको बहुत सारे एग्जाम का पीडीएफ मिल जाएगा बिल्कुल फ्री में। दोस्तों आप लोग का एग्जाम डेट तो आया हुआ है, एक 18 जनवरी का है और एक 21 जनवरी का है। तो थोड़ा सा मन से लगिए और इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, आपको बहुत ही फायदा मिलेगा। तो आइए दोस्तों हम लोग सेट नंबर 3 की ओर चलते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। मेरे साथ बने रहिएगा। हाल ही में कामनी कौशल का निधन हो गया, इसका संबंध किस क्षेत्र से है? कामनी कौशल का संबंध अभिनय क्षेत्र से है। कामनी कौशल का निधन 98 वर्ष की उम्र में 2025 में निधन हो चुका है। इनका जन्म की बात करते हैं दोस्तों तो 1927 में इनका जन्म हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2, ओडिशा के कितने समुद्र तटों को हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग का प्रमाण दिया गया है? तो ओडिशा के 2 समुद्र तट कौन कौन है दोस्तों? एक तो हो जाएगा सोनापुर और दूसरा है दोस्तों पुरी। ये 2 समुद्र तटों को जो है ब्लू फ्लैग का प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ है। ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र FEE द्वारा दिया जाने वाला वैश्विक इको लेवल है। अच्छा, FEE का फुल फॉर्म क्या होता है? फाउंडेशन ऑफ इन्वायरमेंटल एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 3, भारत का पहला मानव संचालित अंडर वाटर समरसेबुल को किस मिशन के तहत लॉन्च करने की तैयारी हो रही है? बताइएगा दोस्तों। समुद्र यान मिशन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। समुद्रयान मिशन के तहत मत्स्य 6000 समरसेबुल को डीप ओशन मिशन समुद्रयान मिशन को 2026 तक लॉन्च करने की तैयारी है। इस मिशन का नोडल कौन सा है? तो नोडल पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय है। सागरमाला परियोजना का संबंध किससे है दोस्तों? बंदरगाह को विकास से। क्वेश्चन नंबर 4, अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन के लिए एक जियो मिशन के बारे में कौन सा कथन असत्य है? एक जियो मिशन के बारे में देखते हैं दोस्तों। कहता इस मिशन में 4 अंतरिक्ष यात्री शामिल थे, सही है। यह एक निजी अंतरिक्ष यात्री मिशन था, यह भी सही है। इस मिशन में इसरो, नासा, एक्जियोम स्पेस और स्पेस एक्स की साझेदारी थी, यह भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, भारत का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग गांव कहां बनाने का निर्णय लिया गया है? क्वांटम कंप्यूटिंग गांव आंध्र प्रदेश को बनाने का निर्णय लिया गया है। यह कंप्यूटिंग गांव जो है 2026 तक बनने की उम्मीद है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6, अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? अरलम वन्यजीव अभ्यारण्य केरल में स्थित है। इसे जो है भारत का पहला तितली अभ्यारण्य के रूप में दर्जा दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, विश्व का पहला गैर बाइनरी AI चिप किस देश ने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है दोस्तों? चीन ने लॉन्च किया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका किस देश ने बनाए जाने की घोषणा किया है? टाइफाइड का पहला मिश्रित टीका भारत के द्वारा जो है बनाए जाने की घोषणा किया है। क्वेश्चन नंबर 9, वर्ष 2025 में भगवान बिरसा मुंडा की कौन सी जयंती मनाई गई? तो भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जयंती मनाई गई। भारत में प्रतिवर्ष 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती के अवसर पर जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से बिहार का कौन सा जिला लाभान्वित हो रहा है? पश्चिमी कोसी नहर परियोजना से बिहार का दरभंगा जिला और मधुबनी जिला दोनों के दोनों जो है लाभान्वित हो रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार भारत सीमेंट उत्पादन में किस स्थान पर है? तो भारत सीमेंट को उत्पादन में दूसरा स्थान पर है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। पहला स्थान की बात करते हैं दोस्तों तो पहला स्थान पर चीन है। भारत पूरे विश्व का 8% से अधिक सीमेंट का उत्पादन करता है। क्वेश्चन नंबर 12, हाल ही के दिनों में चर्चा में रहा सिंदूर ब्रिज कहाँ स्थित है?
तो सिंदूर ब्रिज की बात करते हैं दोस्तों, तो यह मुंबई में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में दक्षिण मुंबई स्थित कर्नाक रोड ओवरब्रिज का नाम बदलकर सिंदूर ब्रिज कर दिया गया है। इस पुल का निर्माण ब्रिटिश काल में 1868 में किया गया था, 1868 में। क्वेश्चन नंबर 13 का रहा है कि आईसीसी टेस्ट चैंपियनशिप 2025 का खिताब किसने जीता है? किसने जीता है दोस्तों? दक्षिण अफ्रीका ने जीता है। दक्षिण अफ्रीका ने ऑस्ट्रेलिया को हराकर जो है यह खिताब अपने नाम किया था। इसका आयोजन कहाँ हुआ था? इसका आयोजन जो है लंदन के लॉर्ड्स में इसका जो है आयोजन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 14, 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? 17वां ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन ब्राजील में किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, ऑपरेशन मिडनाइट हैमर किस देश ने शुरू किया है? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर का शुरुआत अमेरिका ने किया है। अमेरिका ने ईरान के खिलाफ ऑपरेशन मिडनाइट हैमर नामक सैन्य अभियान चलाया था, जिसका उद्देश्य ईरान के परमाणु क्षमता को नष्ट करना था। अमेरिकी वायुसेना ने ईरान के 3 प्रमुख ठिकाना फोर्डो, नंताज, इस्फहान, इन सभी को जो है निशाना बनाया था। क्वेश्चन नंबर 16, फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? फिक्की के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में अनंत गोयनका को नियुक्त किया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यूयॉर्क सिटी के किस मेयर ने 14 अप्रैल को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर दिवस मनाने की घोषणा की है? बताइएगा दोस्तों। तो न्यूयॉर्क सिटी के एरिक एडम्स ने, न्यूयॉर्क सिटी के एरिक एडम्स ने अंबेडकर जयंती के अवसर पर जो है 14 अप्रैल के रूप में मनाने की घोषणा किया है। 14 अप्रैल को ही क्या मनाते हैं दोस्तों? इन्हीं के सम्मान में विश्व समानता दिवस के रूप में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, कुमुदनी लखिया किस नृत्य से संबंधित है? कुमुदनी लखिया का संबंध कथक नृत्य से है। कुमुदनी लखिया की बात करते हैं दोस्तों, तो इनका निधन 95 वर्ष की उम्र में 2025 में हो चुका था। ठीक है, इनको बहुत सारा अवार्ड मिल चुका है दोस्तों, जैसे में साहित्य अकादमी अवार्ड 1982 से सम्मानित किया गया था, पद्म श्री अवार्ड 1987 से सम्मानित किया गया था, पद्म भूषण अवार्ड 2010 से सम्मानित हुआ है और पद्म विभूषण अवार्ड 2025 से भी सम्मानित हो चुके हैं। ऑप्शन नंबर 1 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, याद रखिएगा। कुमुदनी लखिया का संबंध कथक नृत्य से है। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में कौन सा सही सुमेलित नहीं है? कहता है मित्र विभूषण अवार्ड नेपाल दिया था, गलत है दोस्तों। मित्र विभूषण अवार्ड प्रधानमंत्री मोदी जी को श्रीलंका ने प्रदान किया था, श्रीलंका ने प्रदान किया था। ग्रैंड कॉलर ऑफ द नेशन, नेशनल ऑर्डर ऑफ साउदर्न क्रॉस, यह जो है ब्राजील के द्वारा दिया जाता है, सही है। कहता ऑर्डर ऑफ सेंट एंड्रयू द अपोस्टल अवार्ड रूस के द्वारा, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर 1 क्या होगा? गलत होगा। क्वेश्चन नंबर 20, विधानसभा चुनाव 2024 के पश्चात ओडिशा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? ओडिशा के नए मुख्यमंत्री के रूप में मोहन चरण मांझी बने हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 21 की ओर। कृषि संबंधित तकनीकी प्रचार आसान नहीं है, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण दोस्तों, इसे स्थानीय जरूरत के अनुसार अपनाना होता है। ग्रामीण लोग इसे स्वीकार नहीं कर पाते। किसानों को डर रहता है कि उसकी भूमि पर किया गया प्रयोग असफल ना हो जाए। ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 कहता है अप्रत्यक्ष कर से क्या आशय है? अप्रत्यक्ष कर से कहता करदाता और सरकार के बीच संदर्भ में कोई सीधा संबंध ना हो। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कुछ अप्रत्यक्ष कर के नाम बताएं दोस्तों, जैसे में जीएसटी हो जाएगा, सीमा शुल्क हो जाएगा, सीमा शुल्क आपको तटकर हो जाएगा, ठीक है। ये सभी जो है अप्रत्यक्ष कर है। बिक्री कर कौन सा कर है दोस्तों, बताइएगा कमेंट में। क्वेश्चन नंबर आते हैं 23 की ओर। पूर्ण प्रतियोगिता के आवश्यक शर्तों में से एक है, पूर्ण प्रतियोगिता के आवश्यक शर्तों में से एक किसी एक समय में एक जैसे सामानों के लिए एक समान मूल्य। ऑप्शन नंबर डी। मजदूर संघ संगठन के माध्यम से चलाए गए शासन को क्या कहते हैं? क्या कहते हैं दोस्तों? सिंडिकेट वाद कहते हैं, ठीक है, सिंडिकेट वाद। क्वेश्चन नंबर 25 आर्थिक सिद्धांत में गुणक प्रक्रिया का रूढ़ अर्थ खाली स्थान लिया जाता है, बताइएगा। कहता किसी अर्थव्यवस्था में आय में वृद्धि प्रारंभिक निवेश के कारण होती है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
लोहे में जंग लगना निम्नलिखित में कौन सी प्रक्रिया के कारण होती है? लोहे में जंग लगना ऑक्सीकरण प्रक्रिया के कारण होती है। क्वेश्चन नंबर 27, माइकोप्लाज्मा एवं मिथेनोजन बैक्टीरिया में निम्नलिखित में क्या एक समानता है? बताइएगा दोस्तों, क्या समानता है? तो अवयवीय श्वसन की उपस्थिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, कथा प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण निम्नलिखित में से कौन सा है? प्रतिवर्ती क्रिया, तो भोजन को देख करके लार का श्रावण होना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप देखते होंगे दोस्तों एक चीज और, इमली को हम लोग देखते हैं तो तुरंत मुंह में लार आता है, इमली खाए होंगे आप लोग, या फिर पानी पूरी को देखते हैं तो मुंह में लार आता है। ठीक है, तो भोजन को देखकर मुंह में लार का श्रावण होना प्रतिवर्ती क्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर आते हैं दोस्तों 29 की ओर। 29 में कह रहा है कि अधिक उपयोग की जाने वाली मशीनों और संरचनात्मक डिजाइनों में इस्पात को बाध्यता दी जाती है, क्योंकि? बताइएगा। क्योंकि तांबा, पीतल, एल्युमिनियम से इस्पात अधिक प्रत्यास्थ होता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है। कहता समान ताप वृद्धि के लिए पारे के आयतन में एल्कोहल की तुलना में अधिक वृद्धि होती, ये गलत है दोस्तों। एल्युमिनियम को गर्म करने पर इसका प्रसार कांच की तुलना में कम होता है, ये भी गलत है। कांच की तुलना में अधिक होगा, ना कि गर्म होगा। ठीक है, कहता गर्म करने पर अन्य द्रव्यों की तुलना में एल्कोहल का प्रसार सबसे अधिक होता है, बिल्कुल सही है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31, किसी सरल लोलक या कमानी से लटके हुए पिंड के दोलन प्रणोदित कहलाते हैं जब बाह्य कारक दोलन को निरंतर बनाए रखता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32, यदि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और अल्फा कण समान गतिज ऊर्जाओं के साथ चल रहे हैं, कणों के उसको वेग में बढ़ते हुए क्रम में किस प्रकार व्यवस्थित कर सकते हैं? तो अल्फा कण, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन इस प्रकार व्यवस्थित हम लोग कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33 में कह रहा है दोस्तों, निम्नलिखित में कौन सी रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? तो रासायनिक परिवर्तन, सब्जी को पकाने पर उसका मुलायम हो जाना, ये बिल्कुल रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। अच्छा, गीली मिट्टी को सूखने पर भंगूर होना, ये रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण नहीं है, क्योंकि गीली मिट्टी सूखेगा उसको फिर भिगा करके हम गीली कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन सब्जी को पकाने के बाद मुलायम होता है, उसको पुनः हम वो सब्जी हम फिर से नहीं बना सकते हैं। ठीक है, नमक का पानी में घोलना, नमक को पानी में घोल के हम फिर नमक मतलब वहां से निकाल सकते हैं दोस्तों। अतः ये सभी जो है भौतिक परिवर्तन है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी रासायनिक परिवर्तन है। यदि मानव की लार रुधिर कोशिकाओं को पृथक किया जाता है और उन्हें सामान्य लवण के घोल का संप्रसारित अनुकृत किया जाता है, तो आरबीसी क्या होगा? आरबीसी जो है, आरबीसी के व्यास में कोई परिवर्तन नहीं होगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 35, निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? सत्य कथन को पहचानना है। कहता प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में केंद्रिका अनुपस्थित होता है, बिल्कुल सही है दोस्तों। यूकारियोटिक कोशिका में केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होता है, ये गलत है। अनुपस्थित नहीं होगा, क्या होगा? उपस्थित होगा। ठीक है, प्रोकैरियोटिक कोशिका में लिंग प्रजनन पाया जाता है, इसमें लिंग प्रजनन नहीं पाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर 1 सत्य हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 में कह रहा दोस्तों, निम्नलिखित में से किसे कोशिकाओं के अणुओं का यातायात प्रबंधक कहा जाता है? कोशिकाओं के अणुओं के यातायात प्रबंधक के रूप में गाल्जी काय को कहते हैं। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया की बात करते हैं दोस्तों, इसका खोज कोलिकर ने किया था, कोलिकर ने खोज किया था। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का ऊर्जा घर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, पावर हाउस। दोस्तों आपसे निवेदन है कि वीडियो पसंद आए तो प्लीज एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। आप एक लाइक करके हमें भी मोटिवेट कर सकते हैं दोस्तों, तो प्लीज एक लाइक जरूर करें और वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही लाभ मिलेगा। क्वेश्चन नंबर 37, जीन के आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है? तो जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जीन के कार्य की इकाई को सिस्ट्रॉन कहते हैं। अगर हम म्यूटॉन की बात करते हैं दोस्तों, तो उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं, उत्परिवर्तन की इकाई को म्यूटॉन कहते हैं। अगर रेकॉन की बात करते हैं दोस्तों, तो पुनः संयोजन की इकाई, पुनः
संयोजन की इकाई को रेकॉन कहते हैं। याद रखिएगा, मानव शरीर में कितनी एमिनो एसिड पाए जाते हैं दोस्तों? तो मानव शरीर में टोटल 20 एमिनो एसिड जो है पाए जाते हैं, 20। क्वेश्चन नंबर 38 कहता है जीव द्रव में अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है? अकार्बनिक तथा कार्बनिक यौगिक का अनुपात 19:81 होता है। ध्यान रखिएगा दोस्तों, इसमें उल्टा भी पूछता है, या कार्बनिक और अकार्बनिक है तो 81:19, अगर अकार्बनिक और कार्बनिक पूछे तो 81:19 हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39 नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व के कमी से होता है? नींबू में लिटिल लीफ और एक होता है दोस्तों डाई बैग रोग। डाई बैग रोग दोनों के दोनों होता है तांबा के कमी से। ठीक है। आम और बैगन में लिटिल लीफ जो होता है, आम और बैगन में लिटिल लीफ जस्ता के कमी से होता है। ठीक है। धान में खैर रोग, ये भी जस्ता के कमी से होता है। धान में खैरा रोग जस्ता कमी से। अगर हम बोरॉन की बात करते हैं दोस्तों, तो फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग, फूलगोभी में ब्राउनिंग रोग होता है बोरॉन की कमी से। ठीक है। अगर हम मैग्नीज की बात करते हैं दोस्तों, तो मटर में मार्स रोग, मटर में मार्स रोग जो होता है मैग्नीज के कमी से। ठीक है। लीची में पत्तों को जलना पोटेशियम की कमी से। क्वेश्चन नंबर 40 निम्नलिखित में किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं? तो खारे जल में संघ पोरीफेरा के जो है सभी जंतु पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है। यह जो है बहुकोशिकीय जंतु है, परंतु कोशिका नियमित ऊतक का निर्माण नहीं करती है। इसके अंतर्गत साइकस, मायोनिया और स्पंज आदि आते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 मेढक निम्नलिखित में किस वर्ग के प्राणी है? तो मेढक एम्फीबिया वर्ग के प्राणी है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। मेढक का हृदय जो है 3 बेसमी होता है, 3 बेसमी होता है, जिसमें 2 अलिंद होता है और प्लस 1 निलय होता है। ठीक है। मेढक के हृदय में मेढक के टरटराहट जो है किसका पुकार होता है दोस्तों? तो मैथुन के लिए पुकार होता है। क्वेश्चन नंबर 42 में कह रहा है निम्नलिखित में किस पादप हार्मोन के छिड़काव से बृहत आकार के फल और फूल का उत्पादन किया जा सकता है? बताइएगा। तो जिब्रेलिन नामक हार्मोन के छिड़काव से। ठीक है। साइटोकाइनिन हार्मोन का कार्य क्या है दोस्तों? सेल का विभाजन करना। ठीक है। कोशिका का विभाजन करना। ऑक्सिन हार्मोन का काम क्या है? पौधे के वृद्धि और विकास को नियंत्रण करना। क्वेश्चन नंबर 43 पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? बताइएगा दोस्तों। तो प्रकाश संश्लेषण के लिए CO2, पानी और क्लोरोफिल तथा सूर्य के प्रकाश आवश्यक है, ये बिल्कुल सही है। प्रकाश संश्लेषण की दर लाल प्रकाश में अधिक लेकिन बैंगनी प्रकाश में कम होता है, ये भी सही है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के दौरान जल का उपचयन और ऑक्सीजन बनाने में CO2 का अपचयन ग्लूकोज का निर्माण करता है, ये भी सही है। अतः ऑप्शन नंबर जो है डी, इनमें से सभी सही है। क्वेश्चन नंबर 44 में कह रहा है दोस्तों सरल आकारिक लक्षणों पर आधारित पादपों और प्राणियों के वर्गीकरण को सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? किसने किया था? अरस्तु ने प्रस्तावित किया था। अगर लिनियस की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे आधुनिक वर्गीकरण के जनक माने जाते हैं। आधुनिक वर्गीकरण के जनक लिनियस के द्वारा सभी जीवधारियों को एक प्लांटी, याद रखिएगा दोस्तों, पूछता है, एक प्लांटी और एक एनेमिलिया, ये 2 भागों में बांट दिया था लिनियस ने। ठीक है। अगर हम व्हिटेकर की बात करते हैं दोस्तों, तो ये 5 जगत के वर्गीकरण की पद्धति के लिए जाने जाते हैं। 5 जगत वर्गीकरण के पद्धति के लिए जाने जाते हैं व्हिटेकर ने। ये 5 जगत कौन कौन से दोस्तों? तो मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी और कौन हो जाएगा? एनीमिलिया, ये 5 जगत हो गया। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45 डीएनए में मौजूद शर्करा होती है। डीएनए में मौजूद शर्करा डीऑक्सीराइबोस, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 महाजनपद कालीन आर्थिक व्यवस्था के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिएगा। कहता व्यापारी के सामान खरीदने एवं बेचने पर कर देना पड़ता था, सही है। व्यापारियों को कर केवल वस्तु के रूप में देना पड़ता था, ये गलत है। आखेटकों तथा संग्राहकों को जंगल से प्राप्त वस्तु पर कर के रूप में राजा को देना पड़ता था, ये भी सही है। अतः 1 और 3 सही है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 47 की ओर।
विलियम जोन्स के बारे में निम्नलिखित कथनों कौन सा कथन जो है सही नहीं है, बताइएगा। कहता उसने कोलकाता में सर्वोच्च न्यायालय में एक भाषाविद के रूप में नियुक्त हुआ था। ये गलत है दोस्तों, भाषाविद के रूप में नहीं, एक कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ था, कनिष्ठ न्यायाधीश के रूप में नियुक्त हुआ था। ठीक है, तो ये तो गलत हो गया, भाषाविद। ठीक है, तो अच्छा, तो ऑप्शन नंबर तो यही हो जाएगा। कहता कौन सा गलत है? हेनरी थॉमस कोलब्रुक और नाथनियल हालहेड प्राचीन भारतीय विरासत की खोज में उसके साथी थे। ये सही है दोस्तों। उन्होंने बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किया था। उसके द्वारा एशियाटिक रिसर्च नामक पत्रिका प्रकाशित की गई थी। ये भी सही है, अतः ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48, वैदिक काल में राजन को निम्नलिखित में से किस जनजातीय सभा द्वारा सहायता प्रदान की गई थी? किसके द्वारा हुआ था दोस्तों, बताइएगा। तो विदथ, सभा और समिति, उपर्युक्त में से एक से अधिक इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49, किस गुप्त शासक ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी? तो विक्रमादित्य की उपाधि चंद्रगुप्त द्वितीय ने धारण किया था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगर समुद्रगुप्त की बात करते हैं दोस्तों, तो इसे भारत का नेपोलियन या फिर कविराज के नाम से जानते हैं। भारत का नेपोलियन या फिर कविराज ये उपाधि लिए थे। अशोक के बात करते हैं दोस्तों, तो इसे देवनाम प्रिय की उपाधि, देवनाम प्रिय की उपाधि या फिर प्रियदर्शी के रूप में भी जानते हैं अशोक को। क्वेश्चन नंबर 50, बौद्ध स्मारक के संदर्भ में कौन सा कथन असत्य है? असत्य को देखना है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। कहता स्तूप अर्धगोलाकार बड़े स्तंभ स्मारक होते थे और उसके भीतर बुद्ध या बौद्ध भिक्षु के अस्थि अवशेष रखे जाते थे। बिल्कुल सही है। स्तूप के समीप विहार होते थे जहां पर भिक्षु रहते थे। ये भी सही है। अमरावती स्तूप व्यापारी तथा भूस्वामी के द्वारा दिए गए दान से बना है। ये भी सही है। बौद्ध विहार जो है नगर से दूर बनाए गए थे। ये गलत है। बौद्ध विहार जो है बड़े बड़े नगर जैसे में तक्षशिला या फिर सारनाथ, इन दोनों जगह जो है बनाए गए थे, नगर से दूर नहीं, बड़े बड़े नगर में ही। क्वेश्चन नंबर 51, गयासुद्दीन बलबन के बारे में निम्नलिखित में कौन सा कथन जो है असत्य है? बताइएगा दोस्तों। कहता गयासुद्दीन बलबन को उलुग खां के नाम से जानते हैं। बिल्कुल सही है, ये तो असत्य कथन नहीं है। उसने सिजदा, इसे सजदा लिखा है दोस्तों, उसने सजदा और पैबोस जैसी प्रथाएं शुरुआत की है। ये भी सही है। उन्हें फारसी त्योहार नवरोज की शुरुआत की है। सही है। यानी उपर्युक्त में से कोई नहीं, सभी के सभी क्या है दोस्तों, सत्य है। क्वेश्चन नंबर 52, दिल्ली सल्तनत में कृषि पर लगने वाला कर को क्या कहते थे? तो कृषि पर लगने वाले कर को खराज कहते थे। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, ब्रिटिश भारतीय क्षेत्र का अंतिम प्रमुख विस्तार किसके समय में हुआ था? तो अंतिम प्रमुख विस्तार जो है लॉर्ड डलहौजी के समय में हुआ था। लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल 1848 से 56 तक चला था। ठीक है, इनके शासनकाल में राज हड़प नीति का सिद्धांत अपनाया गया था दोस्तों। और राज हड़प नीति के तहत पहला शिकार कौन हुआ था? सतारा। ठीक है, सतारा को जो है अपने राज्य में मिलाया गया था 1848 में, राज हड़प नीति के तहत। ठीक है, इनके शासनकाल में डाकघर अधिनियम 1854 पारित हुआ था। बंबई से ठाणे तक पहली रेलगाड़ी जो कि 16 अप्रैल 1853 को संचालित किया गया था। प्रत्येक प्रांत में पृथक लोक निर्माण विभाग की स्थापना किया गया था। ये सभी जो है इनके डलहौजी के शासन काल में हुआ था। लॉर्ड कर्जन के शासनकाल दोस्तों 1899 से 1905 तक था। ठीक है, 99 से 5 तक था दोस्तों। इनके शासनकाल में एक महत्वपूर्ण चीज हुआ था दोस्तों। क्या हुआ था? बंगाल विभाजन की घोषणा हुआ था, यानी बंगाल विभाजन हो गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आते हैं 54, सहायक संधि को स्वीकार करने वाला राज्यों का क्रम क्या है? तो राज्यों का क्रम के रूप में क्या हो जाएगा? हैदराबाद, मैसूर और पेशवा। हैदराबाद को 1798 में, ठीक है, मैसूर को 1799 में और पेशवा को 1802 में जो है स्वीकार किया गया था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। निम्नलिखित विद्रोहों को कालानुक्रम के अनुसार कौन सा विकल्प सही है? बताइएगा दोस्तों, कौन सा विकल्प सही होगा? तो सन्यासी विद्रोह, नील विद्रोह, पवना विद्रोह। सन्यासी विद्रोह की बात करते हैं दोस्तों, तो 1763 में प्रारंभ हुआ था। नील विद्रोह की बात करते हैं 1859 में प्रारंभ हुआ था। और पवना विद्रोह की बात करते हैं 1873 में स्टार्ट हुआ था। ठीक है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, मैजिक लालटेन व्याख्यान
तमिलनाडु में जनता के बीच निम्नलिखित में से किस घटना के दौरान राजनीतिक चेतना उत्पन्न करने का एक लोकप्रिय तरीका था? बताइएगा दोस्तों। स्वदेशी आंदोलन। स्वदेशी आंदोलन कब हुआ था दोस्तों? 1905 में बंगाल विभाजन के दौरान हुआ था। ठीक है। सविनय अवज्ञा आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों तो 1930 में हुआ था। असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 में हुआ था दोस्तों। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, एनी बेसेंट के होम रूल लीग का संगठन सचिव किसे नियुक्त किया गया था? जॉर्ज अरुंडेल को। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। अच्छा, होम रूल लीग की बात करते हैं दोस्तों, एक सेकेंड। होम रूल लीग की बात करते हैं दोस्तों तो इसका स्थापना 2 व्यक्ति ने किया था। एक तो एनी बेसेंट ने किया था और दूसरा जो है बीजी तिलक ने किया था। 2 व्यक्ति ने किया था। बीजी तिलक ने होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में किया था। कहाँ किया था दोस्तों? बेलगांव कर्नाटक में किया था। इसमें जो है इस संस्था के अध्यक्ष जोसेफ बेपिस्टा इसका अध्यक्ष थे और सचिव के रूप में एनसी केलकर थे। ठीक है। इसका अध्यक्ष कौन थे? जोसेफ बेपिस्टा और अध्यक्ष के रूप में एनसी केलकर। अब एनी बेसेंट की बात करते हैं। एनी बेसेंट जो है होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में किया था। सितंबर 1916 में किया था। इन्होंने इसका स्थापना जो है मद्रास में किया था। ठीक है। और इसका सचिव के रूप में जॉर्ज अरुंडेल था और अध्यक्ष के रूप में अपने खुद एनी बेसेंट ही थे। आइए क्वेश्चन नंबर 58 की ओर। उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा पेश किया गया था? उद्देश्य प्रस्ताव जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को पेश किया गया था। ठीक है। और 22 जनवरी 1947 को अपनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 59 की ओर आते हैं। निम्नलिखित में कौन सा विधेयक केवल लोकसभा में प्रस्तुत किया जा सकता है? तो केवल लोकसभा में धन विधेयक को प्रस्तुत करते हैं और वो भी राष्ट्रपति के सिफारिश पर अनुच्छेद 110 के तहत में। एक है दोस्तों सीमा परिवर्तन विधेयक और संविधान संशोधन विधेयक या फिर नए राज्यों के गठन से संबंधित विधेयक। ये सभी विधेयक जो है दोनों में से लोकसभा या फिर राज्यसभा कोई भी सदन प्रस्तुत कर सकता है। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60, भारत के संचित निधि का उल्लेख संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो संचित निधि का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 266 में है। अनुच्छेद 267 में आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। आकस्मिकता निधि का उल्लेख किया गया है। क्वेश्चन नंबर 61 की ओर आते हैं। भारत में जेबी वीटो का पहला प्रयोग किसके द्वारा किया गया था? तो जेबी वीटो का पहला प्रयोग ज्ञानी जैल सिंह के द्वारा भारतीय डाक संशोधन विधेयक 1986 के संबंध में पेश किया था। क्वेश्चन नंबर 62, राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया किस देश के संविधान से लिया गया है? बताइएगा। अमेरिका के संविधान से। अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग, उपराष्ट्रपति या फिर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने का विधि भी अमेरिका से ही लिया गया है। अगर ब्रिटेन की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ से विधि का शासन लिया गया है। विधि का शासन, एकल नागरिकता, सर्वाधिक मतों के आधार पर जीत का निर्णय, ये सभी ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। अगर कनाडा की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ के संविधान से सशक्त केंद्र के साथ संघीय व्यवस्था, शक्तियों का वितरण या फिर संघात्मक विशेषता, ये सभी कनाडा के संविधान से लिया गया है। आयरलैंड की बात करते हैं दोस्तों तो यहाँ के संविधान से डीपीएसपी मतलब राज्य के नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति के निर्वाचन पद्धति या फिर राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 63, जनप्रतिनिधि द्वारा पद ग्रहण के समय ली जाने वाली शपथ का प्रारूप का वर्णन किस अनुसूची में है? किसमें किया गया है? तीसरी अनुसूची में शपथ के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है। दूसरी अनुसूची में दोस्तों वेतन और भत्ते के बारे में वर्णन किया गया है। चौथी अनुसूची में राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के बारे में वर्णन किया गया है। 5वीं अनुसूची में एससी एंड एसटी के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में प्रावधान किया गया है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति भवन का मुख्य वास्तुकार कौन था? भारत के राष्ट्रपति भवन के मुख्य वास्तुकार के रूप में एडविन लुटियंस थे। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारत के राष्ट्रपति के सरकारी आवास को राष्ट्रपति भवन के नाम से जानते हैं। इनको 1950 से पहले जो है वायसराय हाउस के नाम से जानते थे। वायसराय हाउस। ठीक है।
इसका इसका डिजाइन एडविन लुटियंस ने किया था दोस्तों। बताइएगा दोस्तों, चंडीगढ़ शहर का डिजाइन किसने किया था? तो ली कार्बूजियर ने किया था। क्वेश्चन नंबर आते हैं 65 की ओर। अधिक लोकसभा सीट वाले राज्यों का सही क्रम क्या है? तो इसका सही क्रम हो जाएगा उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल और बिहार। उत्तर प्रदेश में लोकसभा का 80 सीट है, महाराष्ट्र में 48 सीट है, पश्चिम बंगाल में 42 सीट और बिहार में जो है 40 सीट। अगर तमिलनाडु की बात करते हैं दोस्तों तो तमिलनाडु में 39 सीट है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 66, क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्नलिखित देशों का सही आरोही क्रम कौन सा है? तो सही आरोही क्रम के रूप में अर्जेंटीना, भारत, ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, मिलान करना है दोस्तों, मिलान कीजिएगा। कहता खेतड़ी, खेतड़ी जो है तांबा के लिए प्रसिद्ध है, जादू गोला यूरेनियम के लिए, तालचर कोयला के लिए और कुद्रेमुख लौह अयस्क के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 68, निम्नलिखित में से किस स्थान पर वर्ष का न्यूनतम वर्षा होती है? तो वर्ष का न्यूनतम वर्षा लेह लद्दाख में होती है। यहाँ का वर्षा जो है 9 से 20 सेंटीमीटर जो है वार्षिक वर्षा होती है। यह स्थान शीत मरुस्थल के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 69, अरल सागर निम्नलिखित में से किस देशों के बीच अवस्थित है? अरल सागर कजाकिस्तान और उज्बेकिस्तान के बीच अवस्थित है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, दक्षिण अमेरिका के निम्नलिखित में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बताइएगा। तो बोल्विया से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है, बाकी ब्राजील, पराग्वे और चिली से मकर रेखा गुजरती है। मकर रेखा की बात करते हैं दोस्तों तो यह टोटल 10 देश और 3 महाद्वीप से होकर गुजरता है। क्वेश्चन नंबर 71, डोलड्रम क्या है? डोलड्रम भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी है। भूमध्य रेखीय निम्न दाब पेटी। क्वेश्चन नंबर 72, कहता कौन सा सुमेलित नहीं है? कार्डोमम पहाड़ी दक्षिण भारत में है। बिल्कुल सही है। कार्डोमम पहाड़ी जो है दक्षिण भारत में तमिलनाडु और केरल के सीमा पर है। तमिलनाडु और केरल के सीमा पर मालाबार तट के समानांतर स्थित है कार्डोमम पहाड़ी। गिरनार के पहाड़ी, कहता है गिरनार के पहाड़ी पूर्वी भारत में। गलत है दोस्तों, गिरनार की पहाड़ी जो है गुजरात में है, गुजरात में स्थित है। और गुजरात तो पूरब में है नहीं दोस्तों, ये पश्चिम में है। अतः ऑप्शन नंबर बी गलत है। महादेव पहाड़ी मध्य भारत में है। बताइएगा महादेव पहाड़ी कहाँ स्थित है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है मध्य भारत में ही स्थित है। मिकिर पहाड़ी पूर्वोत्तर भारत में। मिकिर पहाड़ी कहाँ स्थित दोस्तों? बताइएगा। मिकिर पहाड़ी असम में स्थित है, ये पूर्वोत्तर राज्य भी है। क्वेश्चन नंबर आते हैं 73 की ओर। सिंधु नदी निम्नलिखित सहायक नदियों को उत्तर से दक्षिण की ओर व्यवस्थित कीजिए। व्यवस्था करना है दोस्तों तो झेलम हो जाएगा, चेनाब हो जाएगा, रावी, उसके बाद सतलज। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। क्वेश्चन नंबर आते हैं 74 की ओर। कहता है निम्न गलत का चयन करें। निम्न गलत का चयन करना है। विद्युत प्रतिरोध का नियम कुलाम। गलत है दोस्तों, विद्युत प्रतिरोध का नियम ओम ने दिया था, ना कि कुलाम ने। सापेक्षता का सिद्धांत आइंस्टीन, गुरुत्वाकर्षण का नियम न्यूटन, प्लावन का नियम आर्किमिडीज। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं दोस्तों 75। कहता है मरुस्थलीय एवं अनावृष्टि को रोकथाम हेतु अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय दिवस 17 जून को मनाते हैं। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 8 मई को क्या मनाते हैं दोस्तों? विश्व रेड क्रॉस दिवस। विश्व रेड क्रॉस दिवस। 8 मार्च को बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस। क्वेश्चन नंबर 76, कहता है कौन सा कथन जो है सत्य नहीं है? सॉरी दोस्तों, कथन नहीं, कहता कहाँ, ठीक है, कौन सा कथन सत्य नहीं है? मिलाना इसको है। कहता है सूनहर जो है सुपीरियर और हुर्रन झील के बीच स्थित है। क्या सही है? बिल्कुल सही है। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर के बीच स्थित है। पनामा नहर की बात करते हैं तो मिशिगन और प्रशांत महासागर। गलत है दोस्तों, पनामा नहर एक है कैरेबियन सागर और दूसरा प्रशांत महासागर के मध्य में स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 77, भारत के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? बताइएगा दोस्तों। तो कहता सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली है। सही है। डेल्टा नहीं बनाने वाली सबसे बड़ी नदी नर्मदा।
सबसे बड़ा गुफा मंदिर स्वर्ण मंदिर, गलत है। सबसे बड़ा गुफा मंदिर कैलाशनाथ मंदिर है दोस्तों, कैलाशनाथ मंदिर, जो कि एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है, एलोरा महाराष्ट्र में स्थित है। और ये जो स्वर्ण मंदिर की बात करते हैं दोस्तों, यह सबसे बड़ा गुरुद्वारा है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गलत। संगठन और मुख्यालय से संबंधित कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कथा संघाई सहयोग संगठन का मुख्यालय बीजिंग है, सही है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग का मुख्यालय काठमांडू। दक्षिण पूर्वी एशिया राष्ट्र संघ का मुख्यालय बेल्जियम, ये गलत है दोस्तों, ठीक है। इसका मुख्यालय इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है, इंडोनेशिया के जकार्ता में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी गलत था। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन का मुख्यालय ब्रुसेल्स। क्वेश्चन नंबर 80, पुस्तक और लेखक है दोस्तों, कथा कौन सा गलत है? मदर इंडिया का लेखक मैक्सिको गोर्की, गलत है दोस्तों। मदर इंडिया का लेखक कैथरीन मेयो है, कैथरीन मेयो, ठीक है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय। वेल्थ ऑफ नेशन एडम स्मिथ। ये पैसे चूड़िया का लेखक E.M. फोस्टर। ऑप्शन नंबर 1 गलत था। क्वेश्चन नंबर 80, कथा भारत में प्रथम महिला से संबंधित कथन असत्य है? कौन सा असत्य है? प्रथम भारतीय महिला IPS किरण बेदी है, सही है। किसी उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश लीला सेठ है, ये भी सही दोस्तों। सर्वोच्च न्यायालय की पहली महिला न्यायाधीश M. फातिमा बीबी, सही है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाली पहली महिला बछेंद्री पाल है, ये गलत है दोस्तों। कौन है दोस्तों? तो प्रीति सेन गुप्ता है, प्रीति सेन गुप्ता, याद रखिएगा, प्रीति सेन गुप्ता। अगर बछेंद्री पाल की बात करते हैं दोस्तों, तो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला है, जो कि 1984 में माउंट एवरेस्ट पर फतह किए थे। क्वेश्चन नंबर 81, राष्ट्रीय अंटार्कटिक और महासागर शोध केंद्र कहाँ स्थित है? राष्ट्रीय अंटार्कटिक महासागर शोध केंद्र गोवा में स्थित है। अगर पेराम्बूर की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर इंटीग्रल खोज फैक्ट्री स्थित है, इंटीग्रल खोज फैक्ट्री, ठीक है। अगर कपूरथला की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर रेल कोच फैक्ट्री है, रेल कोच फैक्ट्री, ठीक है। गांधीनगर गुजरात की बात करते हैं दोस्तों, तो यहाँ पर प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान स्थित है गांधीनगर में। ऑप्शन नंबर 20 सही होगा। क्वेश्चन नंबर दोस्तों आगे आते हैं 82 की ओर, कुछ क्वेश्चन और होगा। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं, ठीक है। 1 दिसंबर को दोस्तों एड्स दिवस मनाते हैं, ठीक है। 11 जुलाई को बताइएगा, 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं, विश्व जनसंख्या दिवस। अगर 27 सितंबर की बात करते हैं तो क्या हो जाएगा? विश्व पर्यटन दिवस, विश्व पर्यटन दिवस। तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 83, दादू दयाल का संबंध किस संप्रदाय से है? दादू दयाल का संबंध निपख संप्रदाय से है। ऑप्शन नंबर डी बिश्नोई संप्रदाय दोस्तों, जयनाथ, जयनाथ। एक है सनक संप्रदाय, इसका संबंध निम्बाकाचार्य इसको कहते हैं, निम्बाकारक, ठीक है। अगर श्री संप्रदाय की बात करते हैं तो रामानुचार्य, रामानुचार्य। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 84, कथा युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? गोलकुंडा का किला कहाँ है? हैदराबाद में। निशांत बाग जम्मू कश्मीर में। उमेद भवन बूंदी में, ये गलत है दोस्तों। उमेद भवन जो है जोधपुर राजस्थान में है, जोधपुर राजस्थान में। शीश महल आगरा में। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 10 कुमार चरितम का लेखक कौन है? बताइएगा, दंडी। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। अगर भवभूति की बात करते हैं दोस्तों, तो भवभूति मालती माधव का लेखक, मालती माधव का लेखक भवभूति है, ठीक है। बाणभट्ट की बात करते हैं तो कदाम्बरी का लेखक, कदाम्बरी का लेखक। और भरथरी की बात करते हैं दोस्तों तो नीति दशक, नीति दशक। और एक है श्रृंगार शतक, दोनों का लेखक भरथरी है। तो 10 कुमार चरितम का लेखक दंडी। ऑप्शन नंबर 1। आगे मैथ रीजनिंग है दोस्तों, 86 का एक हल कर देते हैं। रीजनिंग है दोस्तों, इसमें क्या है दोस्तों, 4 गुने 1 प्लस 11 करना है। 4 गुना 1 कीजिएगा, प्लस में 11 कीजिएगा तो 15 आ जाएगा। 15 गुने अभी 2 करना है, प्लस में 11 करना है। फिर 41 गुना 3 करना है, फिर 11 करना है, ठीक है। इस तरह से 134 गुना जो है 4 कीजिएगा, प्लस में 11 करने पर आंसर कितना आ जाएगा? 547। ऑप्शन नंबर सी। आगे मैथ रीडिंग है दोस्तों, इसको आप लोग हल कर लीजिएगा, ठीक है। इसका हम सॉल्यूशन PDF में डाल देते हैं, तो आप देख करके भी हल कर सकते हैं। और क्वेश्चन तो समाप्त हो गया दोस्तों।
वीडियो पसंद आए दोस्तों तो एक लाइक आप जरूर कीजिएगा। आपका एक लाइक दोस्तों हमारे लिए मोटिवेशन है दोस्तों, हमारे लिए खुशी है। तो प्लीज एक लाइक आप जरूर करें। धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो।